नागपुर शहर, जब भी हम इसका जिक्र करते हैं तो जहन में सबसे पहले संतरे ही आते हैं। ऑरेंज सिटी। हाँ, एक बहुत ही मीठी और खुशनुमा पहचान है। बिल्कुल। लेकिन आज हम नागपुर की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो इस मीठी पहचान के, कह सकते हैं, बिल्कुल उलट है। काफी अंधेरी और कड़वी। आज हम नागपुर के वाड़ी इलाके से जुड़ी एक बहुत मशहूर कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। और ये सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर और एक पुरानी वीरान हवेली की कहानी नहीं है। नहीं है। ये इस बात की भी पड़ताल है कि कैसे कुछ कहानियां, मतलब किसी जगह की पहचान का हिस्सा बन जाती हैं और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं। हाँ, और इस पूरी बातचीत के लिए हमारे पास जो आधार है वो एक YouTube स्क्रिप्ट है। इसका शीर्षक है वाड़ी की चुड़ैल, नागपुर की सबसे डरावनी सच्ची कहानी। तो हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी इतनी असरदार क्यों है। इसमें डर के, मतलब, कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसे सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक अनुभव जैसा बना देते हैं। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि इस कहानी के पीछे कौन से सांस्कृतिक पहलू छिपे हो सकते हैं। आखिर क्यों कुछ कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और लोगों को डराती रहती हैं। तो चलिए उस रात में वापस चलते हैं, इस किस्से को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। कहानी है साल 2019 की एक रात की। राजू ठाकरे नाम का एक ऑटो ड्राइवर दिन भर की थकान के बाद अपनी आखिरी सवारी उतारकर बस घर लौटने ही वाला। रात के लगभग 11:15 बज रहे हैं। नागपुर की सड़कें अब सुनसान होने लगी हैं। राजू वाड़ी की तरफ जाने वाली सड़क पर था कि तभी उसे एक औरत ने हाथ दिया। और इसका हुलिया? हाँ, उसका हुलिया कुछ ऐसा था। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए और चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ। ये सुनते ही हमारे दिमाग में खास तस्वीर बन जाती है ना। और ये तस्वीर यूं ही नहीं बनती। सफेद साड़ी हमारी संस्कृति में सिर्फ एक कपड़ा नहीं है जी। ये शोक से, पवित्रता से, वैराग्य से जुड़ी है। सही बात है। और जब यही प्रतीक किसी भूतिया कहानी में आता है तो ये इन सभी भावनाओं को एक तरह से विकृत कर देता है। शोक बदले की भावना में बदल जाता है और पवित्रता अपवित्र हो जाती है। तो ये सिर्फ एक विजुअल डर नहीं है, ये एक सांस्कृतिक डर है जो हमारी जड़ों से जुड़ा है। क्या बात है। तो उस औरत ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, वाड़ी चलोगे? राजू ने पहले तो साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैडम, रात बहुत हो गई है, वो इलाका सुनसान है। जो कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हाँ, लेकिन फिर उस औरत ने बिना चेहरा उठाए एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, बस थोड़ी दूर तक ही जाना है। अब यहाँ कुछ ऐसा होता है जो समझ से परे है। एक अनुभवी ड्राइवर जो इस इलाके के खतरों को जानता है वो मान जाता है। और ये बहुत दिलचस्प है। अक्सर ऐसी कहानियों में किरदार किसी लालच में फंसता है या कोई बड़ी मजबूरी होती है, पर यहाँ सिर्फ एक मुस्कान है। ये दिखाता है कि शायद डर की शुरुआत किसी बाहरी खतरे से नहीं बल्कि हमारे अपने तर्क के खो जाने से होती है। मतलब उसका खुद पर से नियंत्रण। हाँ, ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी अनजानी शक्ति का असर होना शुरू हो गया था। उसका खुद पर से नियंत्रण कम हुआ। तो ऑटो चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ ही देर बाद राजू को महसूस हुआ कि ऑटो हल्का हो गया, जैसे पीछे कोई बैठा ही ना हो। हाँ, बिल्कुल। उसने हिम्मत करके अपनी सीट से थोड़ा पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। मेरे तो ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। मनोवैज्ञानिक तौर पर ये इतना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि ये हमारे दिमाग के साथ सबसे बड़ा खेल है। हमारा दिमाग मतलब विरोधाभासी जानकारी को संभाल नहीं पाता। एक तरफ उसकी याददाश्त कह रही है कि उसने एक सवारी बैठाई है, दूसरी तरफ उसकी आंखें कह रही हैं कि सीट खाली है। सही है। ये सिर्फ भूत देखने से कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये आपके अपने दिमाग पर, आपकी अपनी याददाश्त पर शक पैदा करता है। डर अब बाहर नहीं, आपके अंदर है। और कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि और भी ज्यादा उलझ जाती है। सीट तो खाली थी, लेकिन, और यही वो बात है जो इस किस्से को यादगार बनाती है, जब राजू ने घबराकर अपने रियर व्यू मिरर यानी शीशे में देखा तो उसे वो औरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, वो वही बैठी थी जहां उसे होना चाहिए था, पर असल में वो वहां नहीं थी। कमाल है, ये वास्तविकता के नियमों को पूरी तरह से तोड़ देता है। जो चीज असल में मौजूद नहीं है उसका अक्स कैसे बन सकता है? ये सवाल ही इंसान को अंदर तक हिला देता है। ये डर का वो स्तर है जहां तर्क, विज्ञान, सब कुछ फेल हो जाता है। हाँ, अब राजू सिर्फ एक भूत से नहीं बल्कि एक ऐसी पहेली से डर रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। राजू की हालत खराब हो चुकी थी।
उसने कांपते हाथों से तुरंत ऑटो सड़क के किनारे रोक दिया, लेकिन जैसे ही ऑटो रुका वही धीमी आवाज फिर से आई, चलो बंगले तक। राजू ने हिम्मत करके सामने देखा तो सड़क के किनारे एक पुराना वीरान बंगला था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे नीम के पेड़ थे और बंगले की टूटी फूटी दीवारों पर किसी ने लिखा हुआ था, यहाँ मत आना। कई कहानियों में दूर रहो जैसी चेतावनियां होती हैं, लेकिन यहाँ ये दीवार पर लिखी है। ये किसी सरकारी बोर्ड की चेतावनी नहीं है। नहीं, ये ज्यादा व्यक्तिगत लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी पिछले शिकार ने अपनी आखिरी कोशिश में ये लिखा हो ताकि कोई और न फंसे। ये चेतावनी उस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी बना देती है। राजू ने डरते डरते पूछा, मैडम ये कैसा घर है? उस औरत ने बस इतना कहा, मेरा घर। और फिर जो हुआ, उसने राजू की बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। औरत धीरे धीरे ऑटो से उतरी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ओहो। वो हवा में तैरती हुई बंगले की तरफ बढ़ने लगी। अब तक जो डर सिर्फ एहसास और परछाई तक सीमित था, वो अब आंखों के सामने एक असंभव घटना के रूप में घट रहा है। ये इस बात की पक्की मोहर है कि राजू का सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी ऐसी शक्ति से हो रहा है जो प्रकृति के नियमों से बंधी नहीं है। राजू ने ऑटो स्टार्ट करके भागने की सोची, लेकिन तभी ऑटो अपने आप आगे बढ़ने लगा। बंगले का पुराना जंग लगा गेट एक भयानक चरमराती हुई आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। हाँ, और ऑटो अंदर चला गया। अब राजू उस बंगले के अंदर कैद था। और यहाँ कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। जब तक वो सड़क पर था, वो हमारी दुनिया में था। बंगले का गेट पार करते ही वो उस आत्मा की दुनिया में चला गया है। अब यहाँ भौतिक विज्ञान के नियम नहीं, बल्कि उस आत्मा के नियम चलेंगे। सिर्फ एक इमारत नहीं है, नहीं, वो एक जाल है, एक अलग ही आयाम है। अंदर घना सन्नाटा था और दीवारों पर उसे पुराने सूखे हुए हाथों के निशान दिखे, जैसे किसी ने बहुत कोशिश की हो वहां से बाहर निकलने की, दीवारों को खरोच खरोच कर। ये सोचकर ही सहरन होती है। बिल्कुल। इससे पहले कि राजू कुछ समझ पाता, उसे अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस हुआ। हाथों के वो निशान, वो उस जगह के दर्दनाक अतीत की गवाही दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि राजू यहाँ फंसने वाला पहला इंसान नहीं है, और अब आत्मा का उससे सीधा संपर्क होता है। अब तक वो सिर्फ एक रहस्यमयी साया थी, पर अब वो एक शारीरिक खतरा बन चुकी है। राजू ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें गुस्से से लाल थी। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ साफ कर दिया। हाँ, उसने कहा, मुझे सवारी नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। ये कहानी का सबसे अहम बिंदु है, जिसे द रिवील कहते हैं। यहाँ हमें आत्मा का मकसद पता चलता है। अब ये सिर्फ एक डरावनी आत्मा नहीं है, बल्कि एक पीड़ित आत्मा है जिसके साथ भयानक अन्याय हुआ है। हाँ, उसका जला हुआ चेहरा उसके साथ हुई हिंसा की कहानी बताता है। ये कहानी में एक भावनात्मक गहराई जोड़ता है। हमें उससे डर भी लगता है, और शायद कहीं ना कहीं उसके दर्द का एहसास भी होता है। चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उस सन्नाटे में एक और आवाज गूंजी। एक बूढ़े आदमी की आवाज थी, यहाँ से भाग जा बेटा, वो यहाँ फंसी हुई आत्मा है। अच्छा, एक नया किरदार। हाँ, राजू ने देखा तो कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने बताया कि वो इस बंगले के पुराने मालिक का नौकर था। लोक कथाओं में अक्सर एक ऐसा सहायक किरदार आता है जो कहानी के सूत्रधार का काम करता है। ये बूढ़ा आदमी वही है। वो उस रहस्य से पर्दा उठा रहा है जिसे अब तक सिर्फ महसूस किया जा रहा था। वो कहानी को एक अतीत देता है, एक वजह देता है। उस बूढ़े आदमी ने पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, इस औरत को इसी बंगले में जिंदा जला दिया गया था। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। वो हर रात सड़क पर एक नई सवारी ढूंढती है जो उसे इस बंगले तक ले आए। हाँ, ये सुनते ही राजू को समझ आ गया कि वो सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर नहीं, बल्कि अगला शिकार है। अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। राजू सिर्फ गलत समय पे गलत जगह पर नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर चुना गया था। वो उस आत्मा के अधूरे बदले की एक कड़ी बनने वाला था। ये एहसास ये किसी भी भूत को देखने से ज्यादा खौफनाक होता है। राजू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने जैसे तैसे ऑटो स्टार्ट किया और बंगले के गेट से बाहर निकाल लिया। सड़क पर वापस आकर उसे लगा कि वो बच गया। उसे लगा। उसने राहत की सांस लेने के लिए शीशे में पीछे देखा और उसका दिल बैठ गया। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, एक क्लासिक बच निकलने वाली कहानी की तरह। लेकिन जैसा कहते हैं, असली डर तो अब शुरू होने वाला था। ऑटो की
पिछली सीट पर फिर वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा जला हुआ या डरावना नहीं था। वो बस मुस्कुरा रही थी। ओह, उसने बहुत धीरे से कहा, अगली अमावस्या पर फिर मिलेंगे। और जैसे ही राजू ने घबराहट में ऑटो दौड़ाकर सड़क पार की, वो औरत गायब हो गई। यस, ये कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। इसका मतलब है कि राजू उस जगह से तो बच निकला, लेकिन उस अनुभव या उस आत्मा से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। वो डर अब उस बंगले में कैद नहीं है। वो उसके साथ बाहर आ चुका है। हाँ, वो राजू के साथ उसकी यादों में बाहर आ चुका है। और वो लाइन, अगली अमावस्या पर फिर मिलेंगे, ये कोई धमकी भी नहीं है, एक वादा सा लगता है। बिल्कुल। और अमावस्या शब्द का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय मान्यताओं में अमावस्या की रात को नकारात्मक और अलौकिक शक्तियों का समय माना जाता है। तो ये लाइन सिर्फ एक तारीख नहीं दे रही, बल्कि यह बता रही है कि ये डर का एक चक्र है जो अब शुरू हो चुका है और जो बार बार लौटेगा। सही बात है। यही चीज कहानी को राजू के बच निकलने के बावजूद और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। कहानी का अंत और भी परेशान करने वाला है। अगली सुबह लोगों को राजू का ऑटो सड़क किनारे खड़ा मिला। इंजन बंद था और पिछली सीट पर खून के धब्बे थे। खून के धब्बे? हाँ। राजू का क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। और ये खून के धब्बे इस बात का सबूत हैं कि जो कुछ भी हुआ वो राजू का वहम या सपना नहीं था, वो एक वास्तविक और हिंसक घटना थी। और राजू का गायब हो जाना वो कहानी को एक अनिश्चित अंत देता है, जो डर को हमेशा के लिए जिंदा रखता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसका पता नहीं चलता तब तक कहानी खत्म नहीं होती। एक अनसुलझा सवाल हमेशा ज्यादा डराता है। बिल्कुल। और इस घटना के बाद वाड़ी का वो बंगला हमेशा के लिए बदनाम हो गया। आज भी रात में कोई उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन चुकी है। हाँ, लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आज भी उस औरत को सफेद साड़ी में बंगले के आसपास घूमते देखा है और रात के सन्नाटे में उसकी धीमी धीमी हंसी सुनी है। ये दिखाता है कि कैसे कहानी किसी जगह की पहचान बन जाती है। हाँ, वो बंगला अब सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि डर, अन्याय और एक अनसुलझे रहस्य का प्रतीक बन चुका है। और कहानी के अंत में दी गई चेतावनी वो आज भी वहाँ के लोग एक दूसरे को देते हैं। अगर कभी नागपुर की रात में अमरावती रोड पर सफर करो और कोई औरत तुमसे बोले वाड़ी चलोगे, तो याद रखना, ना कहना बहुत जरूरी है। इस पूरी बातचीत को समेटते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है। इस तरह की लोक कथाएं समाज में क्या भूमिका निभाती हैं? क्या ये सिर्फ मनोरंजन और रोमांच के लिए होती हैं? या फिर ये किसी अनजान इलाके या अनजाने खतरों से बचाने के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करती हैं? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस कहानी के संदर्भ में देखें तो ये एक चेतावनी तो है ही, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा कुछ है। मेरा मतलब है, ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं, बल्कि समाज के किसी गहरे जख्म को भी जिंदा रखती हैं। उस औरत को जिंदा जला दिया गया था। ये एक भयानक अपराध था। शायद ये कहानी उस अन्याय को भूलने नहीं देती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कहानी उस औरत के लिए एक तरह का स्मारक है, भले ही एक डरावना स्मारक हो। ये समाज की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि कुछ अन्याय इतने गहरे होते हैं कि मरने के बाद भी न्याय मांगते रहते हैं। सही। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार ये है कि ये सोचना कितना दिलचस्प है कि एक जगह से जुड़ा डर कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं जो उस बंगले को वीरान रखती हैं, या फिर उस बंगले का वीरान होना इन कहानियों को जन्म देता है? ये एक ऐसा चक्र है जिसके बारे में शायद कोई एक जवाब कभी ना मिले। Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.